क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जी हां, दो टूक यानी वो कार्यक्रम जहां वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो आपको आंदोलित और उद्वेलित करते हैं, वो तमाम सवाल उठाते हैं जिनका जवाब आप तलाश रहे होते हैं। और आज दो टूक में हम जो मुद्दा उठाएंगे, जो सवाल उठाएंगे, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सवाल हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक जो इसका जो माइनॉरिटी स्टेटस है, उसको लेकर इस वक्त जो है मामला खासा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इसके माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक पार्टियों ने यह चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो वापस लिया गया तो फिर संसद नहीं चलने दी जाएगी। सवाल यह है कि आखिर ये क्या मसला है। इसके अपने कानूनी पक्ष अपनी तरफ हैं, राजनीतिक पक्ष अपनी तरफ है। हम ज्यादातर बात आज कानूनी पक्ष को लेकर करेंगे। राजनीतिक मसले तो जरूर उठ रहे हैं, उन पर भी बात होगी, लेकिन मुख्य रूप से हम इसके जो कानूनी पहलू हैं उन पर ज्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है और केंद्र की पिटीशन को लेकर के केंद्र को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है अपना जवाब देने के लिए। और इस पूरे मसले को लेकर क्या ये पूरा मसला, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसी को लेकर हम शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट के साथ। देश का कोई भी स्कूल, शिक्षण संस्थान या कॉलेज तो अल्पसंख्यक हो सकता है, लेकिन देश की कोई यूनिवर्सिटी कैसे अल्पसंख्यक हो सकती है? ये टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं, इस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को ये टिप्पणी की। इसी दिन मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दायर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दे दिया। इससे पहले केंद्र सरकार न्यायालय में साफ कर चुकी है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानती और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली यूपीए सरकार की याचिका वापस लेने का फैसला कर चुकी है। सरकार के इस फैसले से विपक्ष तमतमाया हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील सलमान खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऐसा करके संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रही है। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने धमकी दी है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे से छेड़छाड़ की गई तो संसद का चलना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष के इस रवैये पर हैरानी जताई जा रही है, क्योंकि सच तो ये है कि एएमयू संसद के एक्ट से शिक्षण संस्थान बना है और संविधान के अनुसार संसद के एक्ट से बना शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। 1967 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अजीज पाशा के मामले में फैसला देते हुए साफ कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन संविधान की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ताक पर रखकर 1981 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन करके एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने की कोशिश की। इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब 2004 में एएमयू ने 50% मेडिकल सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी। हालांकि 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाला कानून रद्द कर दिया, लेकिन 2006 में एएमयू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यही है कि वैश्वीकरण और शिक्षा के आधुनिकीकरण के इस दौर में आखिर कुछ लोग क्यों संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के खिलाफ जाकर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक के दर्जे को बरकरार रखना चाहते हैं, और ऐसा करने से आखिर अल्पसंख्यकों का क्या भला हो जाएगा? ये हमारी रिपोर्ट थी, और आज दो टूक में जो 2 बड़े सवाल जिसके इर्द गिर्द हम अपनी इस पूरी बहस को, इस चर्चा को रखेंगे, वो 2 सवाल जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हमारा पहला सवाल, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है? क्या ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है? हमारा आज का ये पहला सवाल है। और हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरा सवाल हमारा आज का, एएमयू को क्यों चाहिए आखिर अल्पसंख्यक दर्जा? आखिर इससे मुस्लिम छात्रों का क्या भला होगा? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अगर ये स्टेटस रहता है तो क्या इससे मुस्लिम्स का वास्तव में कोई भला होता है? इसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे। और हमारे साथ 3 मेहमान जो इस डिस्कशन में, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ अमन सिन्हा जी हैं। अमन सिन्हा जी जाने माने लॉयर हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान प्रोफेसर सैयद अनुल हसन साहब हैं, जो कि जेएनयू से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं। और हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं। कमाल फारूकी साहब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आप तीनों
का। सबसे पहले अमन जी, 1981 में एक मोटे तौर पर आम सहमति बनी थी कि भाई इसका माइनॉरिटी स्टेटस रहना चाहिए। 88 में इसके लिए संवैधानिक जो प्रावधान थे वो भी किए गए। तो फिर सवाल ये कि अब ये वापसी क्यों हो रही है, क्या जरूरत है, और इस वक्त इस कदम को उठाने की, इस फैसले को लेने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अशोक जी, जो लीगल पोजीशन है वो तो बहुत क्लियर है। 1967 में जो अजीज बादशाह का जो केस था, उसमें जो संविधान पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी 5 जजेस बेंच होती है, उसने कैटेगोरिकली रूल किया था कि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और ये दिस इज क्रिएटेड बाय एन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना इसको न्यायोचित नहीं होगा। और जितने भी आर्गुमेंट्स हमारे मित्र इसके विरोध में जो दे रहे हैं, वो सारे आर्गुमेंट्स उस समय भी कोर्ट के सामने थे और कोर्ट ने सारी बातों को फैक्टर करते हुए उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और ये दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद अशोक जी 1981 में जो अमेंडमेंट्स किए गए उसको भी हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, और जो रेशियो था जो जजमेंट का, अजीज बादशाह के जजमेंट का, उसको अपहेल्ड किया गया दोबारा हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ एएमयू अपील में आई है। अभी जो इमीडिएटली जो अभी आज का जो प्रोवोकेशन हो गया जिससे मुद्दा गर्म हो गया, जैसा आपने कहा, वो तो बीसी के अपॉइंटमेंट को लेके है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें ये कोर इशू भी है, पर जो वैधानिक स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, वो फोर्स में है अभी भी, और किसी भी जजमेंट से उसको टिंकर या स्टे नहीं किया गया। सवाल ये कि इस वक्त इसकी जरूरत क्यों, मतलब क्या, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये अननेसेसरी प्रोवोक करने की बात है। नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा अशोक जी, पर जो संशोधन हुआ उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि जो अजीज बादशाह का जजमेंट का जो रेशियो है उसके कॉन्ट्रेरियन, उसके अगेंस्ट में जाता है। और दूसरा एक मुख्य प्रश्न ये भी है, क्या सरकारों का एक दायित्व है एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करते चले? आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की आज़ादी देता है, पर उन माइनॉरिटी ग्रुप्स को देता है, इंडिविजुअल्स को देता है। सरकार अगर इस गेम में आने लगेगी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कल को अगर इसी लॉजिक या एनोलॉजी पे आप आगे बढ़ेंगे तो कोई कहेगा भाई सेंट स्टीफेंस में 50% इस धर्म के लोगों को चाहिए, कोई कहेगा बीएचयू में 50% इस धर्म के लोगों को चाहिए, कोई कहेगा खालसा में ऐसा चाहिए, तो ये तो अनएंडिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि इसका बाकी चीजों से मतलब नहीं है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं, दरअसल सीधे सीधे कानूनी मसला है, आप कह रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, इसमें कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। जैसा हमने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट है विच हैज अटेन्ड फाइनलिटी, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको वो सरकार का दायित्व है कि वो इंश्योर करे कि वो उसी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट। उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स चल रही है सरकार उसमें अपना स्टैंड। कमल फारूकी साहब सहमत है इस बात से? वो कह रहे हैं कि कानूनी मसला है, इसमें राजनीति दरअसल नहीं है, राजनीति तलाशने की कोशिश शायद विपक्ष कर रही है। जब ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनेक्टमेंट के बजाय नहीं हो सकती थी। उस वक्त का कानून यही था जी। तो चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी जो है 50 तरह की माइनॉरिटीज है, हमारे लैंग्वेज की माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, और इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हुई हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, अजीज पाशा का केस बेशक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ था, और उसमें जो रेशो की जो बात कर रहे हैं, जो जजमेंट हुआ उसमें बहुत सारे इसी तरह के इश्यूज़ को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया कि जैसे मिसाल को स्थापना करते वक्त कौन लोगों के थे, इंटेंशन क्या था, उसके पीछे जो लोग थे जिनका कंसेंसस क्या था, किस तरह का इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते थे। यस, वो सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की उस वक्त भी एजुकेशनल हालत बहुत ख़राब थी और एक मुसलमानों में से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई चल रही थी, तो इंग्लिश एजुकेशन को लेकर ख़ास तरीके से बाकायदा उस वक्त तक तो कुछ लोगों ने फतवे वगैरह भी दिए थे कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, क्योंकि अंग्रेज़ों से इस कदर नफरत थी। उस माहौल को चेंज करने के लिए सर सैयद अली रहमान ने बाकायदा इसकी स्थापना करी और उन्होंने मोहम्मदन कॉलेज खोला, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई, और वो यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि इट विल बी ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। उसके बाद अजीज पाशा का केस हुआ, जिसमें यकीनी बात है, और ये इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें आप और मैं या कोई भी आदमी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। उसके बाद बाकायदा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि क्या माइनॉरिटी राइट्स जो हैं, ये इन माइनॉरिटीज़ को अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का हक है, जिसको अमन भाई भी मानते हैं। आर्टिकल 31 जो है बाकायदा इस बात की इजाज़त देता है कि माइनॉरिटीज़ कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो जब ये हक है, और उस ज़माने में वो हक सरकार के अलावा कुछ और, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई और नहीं कर सकता था, अब क्योंकि एस्टेब्लिश तो हो चुकी है, इसलिए अब सरकार को उसके अंदर एक रिव्यू लेना चाहिए। अगर इनको चेंज करना है तो ये लेजिस्लेशन ले आए,
लेजिस्लेशन करके नहीं, कर पर लें। इसमें आपने कहा राजनीति, इसमें पूरा मसला जो है, क्योंकि 80 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से बाकायदा उसके घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा की। सर कांग्रेस के ही खिलाफ वो बाकायदा मूवमेंट चली थी, आपको याद होगा, अलीगढ़ मुस्लिम की मूवमेंट पूरी कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा था। कांग्रेस ने बाकायदा वादा किया था, तो ये चुनावी मसला, इसलिए मैं कह रहा हूं शायद इसको जो कन्वर्ट किया गया, जिसको आपने फिर से जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेकर, उसके पीछे कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस की एक मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी ज्यादा थी, उसको वो एक मंशा साफ तौर पर दिखाई देती। नहीं कह सकते आप इसको अपीजमेंट, मजीद हमारे जो दूसरे पोजीशन के पार्टी के लोग बाग हैं या प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपीजमेंट कह सकती है, लेकिन मुसलमानों की जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है वो एक आम, एवरीबडी नोज इट। और हम कहें कि इवन सच्चर कमेटी को आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द बीजेपी पीपल कि किसी एक बीजेपी के आदमी ने भी उस पूरी रिपोर्ट को नकारा नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा उसको एक्सेप्ट किया। जब ये पोजीशन हो तो उस पोजीशन के वक्त यकीनी बात है कि मुसलमानों को, आपका वैलिड पॉइंट है, पर सवाल ये कि क्या उसके अल्पसंख्यक दर्जे से प्रोफेसर साहब आपको लगता है कि इससे जो है मुस्लिम्स की एजुकेशन का सीधा संबंध है? अगर हम कहते हैं अल्पसंख्यक दर्जा रहे या ना रहे, मुस्लिम्स की स्थिति एजुकेशन में बहुत खराब स्थिति है। सर सैयद का जो सपना था वो एक अलग बात थी, आज बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन आपको लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस से मुस्लिम्स की जो एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने में मदद मिलेगी क्या? मैं सियासी आदमी नहीं हूं जी, मगर सियासत को समझता जरूर हूं। यही कांग्रेस है। मिसेस गांधी के जमाने में जब नूरुल हसन साहब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे तो ये इशू सबसे पहले कांग्रेस ने रेज किया था जी। ये इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कहा जाए। आज वही कांग्रेस कहती है कि हम पार्लियामेंट में को चलने नहीं देंगे और उसके बाद हम एहतजाज करेंगे और पूरे मुल्क में तमाशा करेंगे। भाई ये पॉलिसी हमें समझ में आती है, हम तो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, हमको ये चीज़ें हज़म नहीं होती। अब बाकी रह गया है कि क्या ये वक्त नहीं है कि हम मुस्लिम एजुकेशन के बारे में एक बार फिर बैठ के सोचें। सिर्फ ये कह लेना कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, भाई खुश करने के लिए ये बात अच्छी है। आप कहिए कि अच्छा कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं इस पूरे समाज को जी? क्या उसके अंदर आप, जैसा कि अभी भाई साहब ने, हमारे मन भाई ने कहा, यही होता रहेगा कि आप छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बना के कहिए कि क्रिश्चियंस यहाँ पढ़ेंगे, हिंदूज यहाँ पढ़ेंगे, मुस्लिम्स यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद उनके माइनॉरिटी दर माइनॉरिटी फिर स्कूल खुलने लगेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन एक खास तबके का है। सी ये बैठ के जरूरत है। हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब मरहूम ने ये बात बड़ी अच्छी कही थी कि ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन कब तक चलेगी। अब एनालिसिस का दौर आ गया है जी। चीजों को एनालाइज कीजिए, आप बनाइए एक ऐसा फोरम इंटेलेक्चुअल्स का। आप क्यों नहीं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते और उनसे ये कहते कि एक बार फिर गौर करो इसके ऊपर। हाँ, नहीं ये आपने सही कहा, पर ये क्योंकि यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कमाल फारूक साहब, मैं इस पे आऊंगा क्योंकि बात बड़ी है, जो हमने शुरू में भी सवाल उठाया था, बात बड़ी है कि क्या अल्पसंख्यक का दर्जा अगर एएमयू का बना रहेगा तो उससे क्या मुस्लिम छात्रों का वास्तव में कोई भला होता है, उनका कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जरूर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास।
मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन, ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के जो दर्जे है उस पर बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि वो नहीं चाहती कि एएमयू का अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो रहे, क्योंकि इसके पीछे कई कानूनी और कई संवैधानिक पक्ष हैं। कमल फारूकी साहब, जो अभी प्रोफेसर साहब ने सवाल उठाए, मुस्लिम्स की पिछड़ापन जो है वो सच्चर कमेटी से रिपोर्ट आई, उसमें कोई दो राय नहीं, वो सब पूरा देश देख रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या अल्पसंख्यक का एक दर्जा देने से यूनिवर्सिटी को, या एएमयू अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहेगी तो क्या उससे मुस्लिम का वास्तव में भला हो जाएगा? नहीं, 100% नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा भी कैसा होगा अगर मैं समझना थोड़ा तो इसलिए होगा कि भाई अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पर, कोई और रिजर्वेशन अवेलेबल कंट्री के अंदर है नहीं, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अगर मैं स्कूल अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी कायम करता हूं और उसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे यहाँ बहुत दिल्ली के अंदर आर्य समाजी स्कूल जो है वो माइनॉरिटी कैरेक्टर के हैं, हमारे सिख भाइयों के हैं, क्रिश्चियन भाइयों के हैं, हर जगह के अलग अलग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। आप देखें कर्नाटक के अंदर लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जो हमको इजाजत दी गई, क्यों दी है? ताकि अपना कल्चर, तहजीब को भी हिफाजत की जा सके और वहाँ एजुकेशन भी हासिल हो सके। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न कॉलेजेस में क्यों नहीं, बाकी सब जगह क्यों हम छोटे छोटे जो है ग्रुप्स बना देना चाहते हैं कि ये मैं आपकी बात समझ, सब लोग, अब मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया आपका कहने का मतलब ये है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का चक्कर ही क्यों खत्म हो जाना चाहिए, शायद ये बात कर रहे हैं जी। अगर ये बात करें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दीजिए, क्योंकि माइनॉरिटीज के स्पेशल राइट्स हैं। सुन लीजिए स्पेशल राइट की मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, और एजुकेशन का एक स्पेशल राइट है, और हम लोग ये जो किसी एक कम्युनिटी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी के लिए हम बाकायदा इंटरनेशनल कोवेनेंट के सिग्नेटरी हैं, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स को, क्योंकि जहां जिस मुल्क के अंदर भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का तो होगा ही होगा, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, और वो स्पेशल लॉज जो होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड भी और भी होते हैं। अमन जी, अशोक जी, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो कमाल भाई जो बात कह रहे हैं उसमें कि सबको हक है, माइनॉरिटीज़ को हक है अपना इंस्टीट्यूशन बनाने का, चलाने का, पर आर्टिकल 30 गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं देता है कि वो उनके काम में इंटरफेयर करके किसी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करते चले, किसी को नहीं करते चले, उसका क्या बेसिस और क्राइटेरिया हो। क्योंकि अगर इस एनोलॉजी पे अगर सरकार खाली चलने लगी तो पूरा एक घेटोइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब आप हर जो है कोई इंस्टीट्यूशन कहेगा कि हम इस माइनॉरिटी के हैं और हमें इसको ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाए। और कमाल भाई जानते हैं, सर सैयद अहमद हो, उस समय जो हमारे हसन साहब ने ही बोला, इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा था कि इस तरह से जो है अगर पढ़ाई की, अपने एजुकेशन की दिशा इस तरफ चलेगी तो ये कहीं किसी भी सार्थक परिणाम इससे नहीं मिलेंगे देश के लिए। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा ये भी कि जो 81 का जो अमेंडमेंट था उसको हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था, और जिसको चैलेंज करने की बात थी, पर अभी तक वो ऑर्डर ना तो स्टेड है या सेट असाइड है। इसलिए ये कहना कि जो अमेंडमेंट था इट हैज बीन अपहेल्ड, वो भी उचित नहीं होगा। हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया था और उसकी अपील्स पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी डिबेट है, ये इसको इस दिशा में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, किस दिशा में जाए, ताकि वो देश हित में और पूरे समाज के हित में काम करे और कुछ सार्थक पॉजिटिव परिणाम देश हित में, समाज के हित में, साथ में अल्पसंख्यकों के हित में भी वो बड़ा जरूरी है। प्रोफेसर हसन, जहाँ देश का हित है वहीं अल्पसंख्यकों का और समाज का भी हित है। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जिससे बात करें और तमाम आंकड़े जो दिखाते हैं वो ये कि हायर एजुकेशन में तो मुस्लिम्स का जो प्रतिशत है बहुत लो है प्रोफेसर हसन। तो ये जाहिर तौर पे अगर कमाल फारूकी साहब जैसे लोग अगर चिंता जताते हैं तो कई बार वो लगता है कि भाई चिंता अपने समाज में अगर पिछड़ापन हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। पर सवाल है कि वे आउट क्या हो, आपको क्या लगता है? ये
पूरी आप अगर आप तारीख देख लीजिए, जहां भी आपने एक छोटा सा ग्रुप बना के रखा, वो ग्रुप छोटा ही रह गया जी, उसके बढ़ने के इम्कानात नहीं होते। मैं आपको बताऊं, टैलेंट जहां भी हो पूरे वर्ल्ड में, उस टैलेंट को अगर इंस्टीट्यूट से जोड़ा जाएगा तो उसका डेवलपमेंट होना है। मैं रटगर्स स्टेट यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती है वहां पढ़ाने के लिए, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स पढ़ाने के लिए जिसकी एक्सपर्टीज मेरे पास थी। मुझे क्यों बुलाया उसने? मुझे क्या लेना देना था उस न्यू जर्सी की स्टेट यूनिवर्सिटी से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने मुझको क्यों कहा कि आप इसके ऊपर लेक्चर दीजिए? वो तो ज्यूस की यूनिवर्सिटी थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज अगर कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, आज जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी नहीं रह गया, आज मल्टीडिसिप्लिनरी है। अच्छा, आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेंगे तो आपको मल्टीडिसिप्लिनरी होकर सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करना आपको लगता है? देखिए, मैं स्टेट अवे वहां पर आपसे ये कहता हूं कि आपको ये एक इंटेलेक्चुअल बहस है जिसमें जाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कह के कि हम 50% रिजर्वेशन दे देंगे, तो अब आप एक क्लास के अंदर एक 50% कॉम्पिटिटिव उससे आ रहा है, कंपटीशन से आ रहा है। दूसरी तरफ आपने बगैर कंपटीशन के 50% बिठा दिया है। आप ये बताइए, टीचर कहां से इंसाफ करेगा इन 50% स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ? किसको कंपटीशन में ले जाएगा? आज जब तक कि आप कंपटीशन में नहीं ओपन करेंगे तब तक वो बात नहीं होगी। फारूकी साहब ये कह सकते हैं कि लोअर लेवल के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के हैं उनका स्टेटस दूसरा है, हायर एजुकेशन के अंदर स्टेटस दूसरा है। उसके अंदर आप अगर कंपटीशन में नहीं आएंगे तो फिर आप स्टूडेंट भी वैसे लेंगे और टीचर। चलिए फारूकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का मैं आपको मौका दूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि जाहिर तौर पर जो आपत्तियां आप उसको दर्ज करा सके, लेकिन कुछ आपत्तियां और भी हैं, उस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है? हाँ, किससे मिलने जाना है? हाँ, 100 रुपए लिए लौटा दूंगी। अब बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम, इंटरेस्ट कितना होगा? इसके लिए अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की पढ़ो परदेश स्कीम के तहत जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर। आप हमारे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1-800-11-2001 पर भी कॉल कर सकते हैं। अब परदेस जा सकते हैं पढ़ने को। सबका साथ, सबका विकास। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो? नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली, घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर हम बात कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले कई सवाल प्रोफेसर हसन ने उठाए थे और कमाल फारूकी साहब उसमें जोड़ना चाहते थे। फारूकी साहब उसके जोड़े, लेकिन साथ साथ एक बात और भी है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई दरअसल जो सारे विवाद की जड़ शुरू हुई वो तब शुरू हुई क्योंकि
अब अगर एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस जाता है तो उसको 50% जो सीट्स हैं वो करीब जो SC ST और जो दलित हैं उनके लिए रिजर्व करनी पड़ेगी, और उसके खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि वहां पर इस तरह के जो नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू हो, इसलिए भी कहीं ना कहीं विरोध है इसको लेकर। देखिए, दो बातें इसमें, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर साहब ने जो बात कही तो मेरे ख्याल से फिर ये एक बहस एक नेशनल लेवल की बहुत बड़ी हो गई। उसकी वजह यह है कि जब हम ये बात करें तो फिर कॉम्पिटेंस की बात करिए आपने, तो पूरा रिजर्वेशन की पॉलिसी ध्वस्त हो जाती है। फिर तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मसला यही है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी, एक पूरा क्लास था जो कि हजारों साल से पीछे था, उसको ऊपर उठाने के लिए हमने एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स में तो कहा जाता है कि अगर हम पॉवर्टी की पूरी रीजनिंग देखें तो बहुत सारी वजूहात होती है जो एक दूसरे से लिंक होती हैं, और उसको खत्म करने के लिए एक बिग पुश की जरूरत होती है। वो बिग पुश बैंक जो है वो इसी तरह से कुछ करना पड़ता है, अदरवाइज तो मतलब फिर रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए, क्योंकि जो एनालॉजी प्रोफेसर साहब पेश कर रहे हैं वही एनालॉजी उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, ना अमन भाई कर रहा है, ना प्रोफेसर साहब, ना कोई और कर रहा है, मुसलमान एजुकेशनली सबसे ज्यादा बैकवर्ड हो गया है और उसको दोनों तरह से जरूरत है। एक तो ये कि नेशनल लेवल के ऊपर भी उसको आगे मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात अगर करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन कम अज कम मतलब कि उसको तो ऐसा तो हो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने के कैपेबल बनाते हैं। अगर आपका बच्चा 12वीं क्लास तक की अगर नहीं अच्छे नंबर लाकर आ पाना, ना JNU पे जा पाएगा, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा पाएगा, ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा पाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पर आपको आगे लाना होगा। और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए हो गया, ये जब भी लेवल उनका क्रॉस होगा, पारसीज को जरूरत नहीं है। और मजे के सिख, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद दे आर स्टिल एमिंग एट फॉर दैट। इसमें क्या ये भी जो मैंने सवाल उठाया कमाल फारूक साहब, वो भी कई विरोध का कारण है कि भाई इसमें आप नेशनल पॉलिसी लागू करेंगे तो आपको रिजर्वेशन SC ST को भी जो है AMU में बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना चाहिए। शायद इसलिए नहीं, बिल्कुल गलत है, ये कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, और होना चाहिए, क्योंकि जहां तक दलितों का शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का ताल्लुक है, यकीनी बात है वो भी बैकवर्ड है। और आपको लगता है कि AMU के इतने साल से AMU एक अल्पसंख्यक का स्टेटस था, आपको लगता है कि उससे वास्तव में उसने कुछ सर्व किया मुस्लिम्स के लिए? बहुत यकीनी बात, अगर आप देखें, अगर आप हमारे पूरा उसके अंदर एजुकेशनल एराना में देखें तो मजे वहां से जो बहुत सारी जो फैकल्टीज निकल कर आई हैं, जो रिसर्च का काम हुआ है, दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, मसे यकीनी बात है यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। सहमत है आप इस बात से? देखिए, मैं आपको अगर आपके पास वो थोड़ी सी आप दिक्कत करें तो JNU से आप रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं कि एक बड़ा चंक अलीगढ़ का वहां पर उनके लिए थोड़ा सा हिंड्रेंस था आगे बढ़ने का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया और यहाँ आ गया, JNU में आया। बड़े JNU में लोग आए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जब JNU में आए तो यहाँ पर फ्लोरिश हुए। अलीगढ़ में वो उनको स्टेटस नहीं मिला, वो रास्ता नहीं मिला कि जो यहाँ पर मिला। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इस पर बहस कीजिए, आप बहस कीजिए, सियासत को किनारे रखिए, मगर बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं जहां 50-50 का रेशियो है ही नहीं, चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? उसको सिर्फ फिल करने के लिए आप ऐसा करेंगे या उस स्टैंडर्ड पर लाने के लिए? अमन जी, आखिरी बात है, कुल मिलाकर अब क्योंकि विपक्ष ने एक तरह से चुनौती दी है, कहा कि संसद नहीं चलने देंगे, तो आपको लगता है कि इस मसले पर सबको साथ लेकर एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है, या आपको लगता है कि आप जो सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है वो ठीक है और उसमें कोई हर्ज नहीं है? नहीं, हम लोग तो सरकार का जो वैधानिक दायित्व है सरकार उसको निभा रही है, और हम लोग तो हमेशा ऑपोजिशन के साथ इंगेज करने को तैयार है। पर प्रश्न है कि खाली ऑपोजिशन अगर इस पे राजनीति करेगी, एक तरफ तो ऑपोजिशन कहते हैं कई लोग कि वो हिमायती हैं SC ST और OBC जो हमारे पिछड़ा वर्ग है उसको रिजर्वेशन मिला उसके, और दूसरी तरफ वो रिलीजियस ग्राउंड पर रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब ये दोनों बातें कह रहे हैं, हमारे मित्र कमाल भाई भी कह रहे हैं, पर वो कहाँ, उनको डिप्राइव करके ही तो फिर दूसरे को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। कई पिछड़े वर्ग हैं देश में, सभी रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं और इसलिए उनको मिलना चाहिए, उस पॉलिसी को कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा। पर जिस तरीके से उसका सेलेक्टिव अगर इस तरीके से उसका प्रयोग हो तो ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, अगर माइनॉरिटीज को या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिनको भी अगर अपने संस्थान खोलने हैं, उसमें तो सरकार की तरफ से किसी को मना ही नहीं है, सरकार उसको इनकरेज और सपोर्ट भी करने को तैयार है। पर अगर कोई संस्थान है, कोई यूनिवर्सिटी है और बन गया, उसके बाद एक सेंट्रल इनैक्टमेंट से चल रहा है और उसके बाद कहा जाए कि आप इसको बदल के अब इसको आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कर दीजिए, तो ये कहना भी उचित नहीं होगा। और
सरकार का इस तरह की चीजों में सरकार को पढ़ के और किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करना या नहीं करना, ये मुझे लगता है आर्टिकल 30 के भी कॉन्सोनेंस में नहीं होगा। और इसीलिए सरकार अपना वैधानिक दायित्व जो है उसको निभा रही है। हम लोग चाहते हैं कि सभी वर्गों को शिक्षा मिले और विशेष रूप से जितने पिछड़े वर्ग हैं जिसमें सभी समाज आते हैं सबको शिक्षा मिले, और उसी तरह से संविधान के तहत जो सबके अधिकार हैं, चाहे रिजर्वेशन भी हो, वो भी सबको मिले। पर बाकी राजनीतिक दल, अशोक जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि खाली एक राजनीतिक एंगल से, एक राजनीतिक चश्मे से इसको देख रहे हैं, और बीजेपी एक तरफ है और बाकी सभी राजनीतिक दल एक तरफ से इसकी राजनीति पे जो है अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर मामला कोर्ट में है। और अगर सरकार की तरफ से अगर कहे, सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं बार बार कि इसके वैधानिक पहलू हैं और सरकार इसको उसी नजरिए से देख रही है, तो जरूरत ये देखने की होगी कि इसमें अब आगे लीगली क्या होता है। जाहिर तौर पर इसको अगर राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की गई और इसको अगर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई या फिर इस पर राजनीतिक बयानबाजी हुई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कोशिश करनी चाहिए कि इस पर राजनीतिक बयानबाजियां कम से कम हो और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो लीगल एंगल है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट इस मामले में, अदालत इस मामले में क्या सही है वो आखिरकार वो तय करे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।